हेलो गुड मॉर्निंग टू रफ़ी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इतिहास का जो सेशन शुरू किए हैं लोग, उसमें हम लोग 2 अध्याय एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों एक साथ ला रहे हैं लोग। और कंटिन्यू ये तीसरा अध्याय है, ये बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों एक साथ पढ़ा जाएगा। ये सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बिहार बोर्ड का है और आगे इसी में एनसीईआरटी की भी आएगा। यानी कि जो तीसरा अध्याय या कोई भी अध्याय चलेगा ना, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों एक साथ चलेगा। इससे क्या होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी सामने और इससे बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगा। ऐसा तैयारी आपको कहीं और नहीं मिलेगा, है ना, कि दोनों एक साथ किया जाए ताकि कंपेयर किया जा सके कि इसमें कौन सा पॉइंट दिया है और इससे एक्स्ट्रा उसमें क्या दिया हुआ है कि नहीं है। तो अच्छी चीज़ें से हो जाएगी, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो जाएगा। और जो वीडियो है लगातार आएगा। बीच में ये 2 दिन पहले थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से मुझे चोट लगी हुई थी ज़्यादा हैंड पे। इसी वजह से जो वीडियो है ना, पहले के रिकॉर्डेड जो वीडियो है उसको मैं अपलोड करते रहता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। लेकिन मैं जब बोल चुका हूँ कि 10 मई से पहले कोशिश करूँगा कि सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दूँ, उससे पहले ही मैं करूँगा। अब जो है वीडियो लगातार तेज़ी से आएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को लाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे लोग। तो शुरू करते हैं आज का तीसरा चैप्टर, ठीक है। ग्रामीण जीवन और समाज, इसके बारे में जानते हैं। अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के शासनकाल में, एक्चुअली में अंग्रेजों के शासनकाल से पहले देखा जाए तो भारत में ज़्यादातर लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, ठीक है, ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे? ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। जिसकी वजह से अगर भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से देखा जाए तो गाँव के ऊपर ही डिपेंडेंट था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 68% जो आबादी थी, है ना, कुल आबादी का 68% जो लोग थे वो गाँव में निवास करते थे। भारत की अर्थव्यवस्था जो है गाँव पर ही आधारित थी, यानी गाँव के लोग ज़्यादा काम करने वाले लोग थे, ठीक है। और गांव के लोग ऐसे भी थोड़ा मेहनती ज़्यादा होते हैं, उसी चीज़ की चर्चा की है। लेकिन मेन इस मुद्दा क्या है, इस कहानी को जानने का मुद्दा क्या है, इसमें जो है जो भू राजस्व का व्यवस्था लागू होगा, रैयतवाड़ी, ये पहले तो अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इसके बारे में मेन हम लोग को जानने की जरूरत है। इस वाला में भी और एनसीईआरटी वाले में खास इसी पर ध्यान देने की बात है, वही चीज़ इसमें मिलेगा, है ना। आगे आइएगा तो कोई कुछ इसमें कोई खास मिलेगा नहीं, चीज़ें आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं कि भारत की किसानों की स्थिति, हालत ख़राब थी, इस तरह था, उस तरह था, वही सारी कहानी बताया गया है उसमें। आप सबको पहले से पता था कि अंग्रेज जब तक भारत में पूरी तरह से आए नहीं, कब्जा नहीं कर लिए, यानी कि जब ये पिछले हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं लोग, पिछले चैप्टर में पढ़े थे लोग कि अंग्रेज जो है अब भारत पर कब्जा जमान लिया। बक्सर के जो समझौता हो गया था, बक्सर की लड़ाई के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, है ना, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, उसके बाद अंग्रेज जो है बंगाल का दीवान बन गया। दीवान बनने का मतलब क्या होता है कि बंगाल का पावर उसके हाथ में आ गया। क्या हो गया भैया? बंगाल का पावर उसके हाथ में आ गया। इससे क्या हो गया ना कि बंगाल के जो भू राजस्व थी, भू राजस्व मतलब होता है कि, है ना, जो टैक्स था वो टैक्स अब किसको मिलता था? अब टैक्स मिलता था अंग्रेजों को, है ना। तो इससे अंग्रेज जो है अपनी पावर बढ़ाना शुरू किए। अब इसके बाद मेन समस्या शुरू होगी वहाँ के किसानों की। किसानों से उनको जो चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, जैसे उनको ज़रूरत है नील की तो कहेंगे नील की खेती करो, उनको जो चीज़ों की ज़रूरत है बोलेंगे इसी की खेती करो। चाहे किसान मरे जिए कुछ भी करे, ये धीरे धीरे समस्या खड़ा होती जाएगी, जिसका नतीजा होगा कि 1857 में भयंकर क्रांति देखने के लिए मिलेगा। अगला चैप्टर में, आगे के चैप्टर में आएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेज अब लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। अधिकार आप लोग को बताइए कब से मिल गया उन्हें? 12 अगस्त 1765 जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस संधि के बाद जो शाह आलम द्वितीय और ये अवध का नवाब कौन था, शुजा-उद-दौला, इनके साथ में हुआ था, जो पिछले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें अगर याद होगा तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो उनको दीवानी मिलने पर क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल गया। एक्चुअली में बंगाल की दीवानी मिला तो बंगाल में ही तो बिहार था और उड़ीसा था पहले के समय में। ये तो 1912 में ना अलग होगा बंगाल बिहार से, उसके बाद 1936 में उड़ीसा अलग होगा, 2000 में झारखंड अलग होगा। डेट के साथ भी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, फिर आएगा, फिर दोबारा बताऊँगा वो चीज़ें भी, ठीक है। उसके बाद आइए, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उनको क्या मिल गई? पावर मिल गया बिजनेस करने का पूरी तरह से। और ये चीज़ें अगर आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ें मैं छोड़ते जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें पढ़ नहीं रहा हूँ, तो आप घबराइए नहीं, है ना। इतना ज़रूर है कि इसमें सब कहानी दिया हुआ, और इस कहानी को मैं एक भी कहानी को छोड़ूंगा नहीं, सारे कहानी को मैं डिटेल से समझा चुका हूँ। उसी कहानी को मैं फिर वीडियो में डालूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अगर दिक्कत लगेगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, या तो मैं PDF ही अपलोड कर दूंगा। और ये टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मैं, है ना, पहला ही कमेंट में उसको पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल को। वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से सारे PDF को मिलते रहेगा ना, वहाँ से आप लोग PDF लेकर उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग याद रखिएगा, लास्ट में एक मैराथन क्लास आएगा बहुत ज़बरदस्त, जिसमें पूरे 8 क्लास को एक बार पढ़ा जाएगा। 8 क्लास ही नहीं, पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक साथ पढ़ा जाएगा। उसके बाद विश्व इतिहास को एक साथ पढ़ा जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद एक दिन में आएगा, 3-4 घंटे का पूरी डिटेल में समझ जाएगा। उसमें मेन फोकस किया जाएगा ज़बरदस्त तरीके से उस पॉइंट को, जो क्वेश्चन बहुत बार बार आते हैं, ठीक है।
यहाँ देखेंगे तो ये व्यवस्था शुरू हुई, लगान की जो शुरुआत होती है 1789 ईस्वी में शुरुआत होता है, 10 वर्षों के लिए लगाया जाता है। इसको बोला जाएगा स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त जो लगाया शुरू किया जा रहा है 1789 में, एक्चुअली में 1793 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। 1789 में शुरू किया गया था, कंपनी को जमींदार से करार कर दिया, जमींदारों से। अब ये 10 साल के लागू, ये पहले याद रखिए, ये कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए लागू हुआ, ठीक है ना। किसानों को, अब इसमें किसान को वसूली का तय किया गया, 9/10 भाग तय कर दिया गया। आगे चलकर 1793 ईस्वी में राशि को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। मतलब क्या है कि 1789 में जो लागू हुआ था वो 93 में आते आते पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया कि भैया अब इसमें जो है कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसको अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था कर्नवालिस लागू किया था, कर्नवालिस के समय ही लागू हुआ था। इसका नाम है अस्थायी बंदोबस्त। इसमें चीज़ें जानने वाली क्या बात है, याद रखिए कि अगर उपज को 100 मान लिया जाए, अगर मतलब मान के चलिए कि उपज को 100 मान लीजिए, या मान के चलिए 100 बोरा मान लिया जाए, तो अंग्रेज सरकार को 45 बोरा ले लेता था। मान के चलिए कि आपका खेती की 100 बोरा आपको मिला, कितना मिला भैया, 100 बोरा मिला आपको, तो 100 बोरा में से 45 बोरा अंग्रेज को देना पड़ता था, ठीक है। 15 बोरा जमींदार ले लेता था, जो जमींदार आपका मालिक था वो 15 बोरा, ठीक है। तो 45 और 15 दे दिए तो हो गया 60, अब बचा आपके पास 40, तो 40 आपको रखना पड़ता था। समझ रहे ना, मतलब क्या है कि जिसका खेत है, जिसका ज़मीन है, जो खेती कर रहा है वो मात्र 40 लेगा, है ना, 40 बोरा लेगा, यानी 40% लेगा। और जो जमींदार है वो खाली मालिक बन के ऑर्डर देगा, ठीक है, तो वो 15% ले लेगा, और 45% क्या लेके चल जाएगा, अंग्रेज लेके चला जाएगा, ठीक है। इससे किसानों की हालत जो है ख़राब होती गई थी, ठीक है। और उसमें मेन दिक्कत क्या था ना, सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मान के चलिए कि 100 बोरा जो हुआ, मान के चलिए 100 अगर बोरा मान के चला जाए, अगर आपके पास 100 बोरा हुआ तो 100 बोरा से जमींदार लेते थे ना, तो 100 बोरा में से उसको कितना देना था, 45 बोरा देना था अंग्रेज को। तो ये अंग्रेजों से बोलते थे कि 80 बोरा हुआ है, ठीक है, 80 बोरा हुआ है। 80 बोरा में से दे दिया किसको, अंग्रेज को लगभग 35 बोरा दिया, है ना, 35 से कम दिया, ठीक है। और उसके बाद अपना 10 से 12 बोरा अपने रख लिया, ठीक है, 10 से 12 बोरा अपने रख लिया। और किसान को जो है ना, किसान को उसको मिलता था 30 बोरा, 35 बोरा, इस तरह मिलता था, 30 बोरा के आसपास में मिलता था। अब क्या हुआ ना कि 100 था लेकिन वो 80 बोला, अब इसमें का जो 20 बोरा है ना वो किसके पास गया, जमींदार के पास हुआ। इससे क्या हुआ ना कि जमींदार को बहुत ज़्यादा फायदा होता था, लेकिन अंग्रेज और किसान को तो हालत ख़राब थी, और जमींदार जो बीच में थे वो उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता था, है ना। तो आगे जानिए, जमींदार ज़बरदस्ती किसानों से उसी तरह उपज करवाते थे, ठीक है। इस व्यवस्था, यह व्यवस्था वर्तमान बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से कुछ इलाकों पर लागू था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू था, तो याद रखिए बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू था, ठीक है। 1790 के आसपास ये इलाके जो है कंपनी का अधिक आ चुके थे, ठीक है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, यानी हम लोग के क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो हम लोग की तरफ में व्यवस्था लागू थी अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। आ गया जी, आगे जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इस पेज में आएंगे तो इस पेज में देखेंगे तो कोई चीज़ें खास आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि बलपूर्वक वसूली करते थे, मतलब वही कहानी है। अगर किसान अपना उपज अनाज नहीं देता था और ना, तो उनको क्या करते थे, ज़बरदस्ती देते थे। जैसे मान के चलिए कि अगले साल जो है, अगले साल खेती बढ़िया से नहीं हुआ, फिर भी जो ज़मींदार था बोलते थे नहीं हमको तो चाहिए भाई, आपको तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। किसान बोले भाई कैसे दें, खाने के लिए है नहीं, तुमको कैसे दे देंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि एक आगे जाकर पढ़ाएंगे, एक सेठ साहूकार जो होता है ना, साहूकार, उनकी वर्ग की उत्पत्ति होती है साहूकार का, है ना। साहूकार और साहूकार क्या करते थे, ये कर्ज देते थे। जैसे मान के चलो कि किसानों के पास से कि देने के लिए अनाज कुछ नहीं था, तो वो क्या करते थे, जो जमींदार थे वो बोलते थे कि जाओ साहूकार से तुम ना कर्जा मांग के लेके आओ और हमको दो कर्ज, हमको मांग कर दो अपना पैसा, किसी तरह तो हमको तो देना ही है, हमको तो अंग्रेज को देना है, तुम कहीं से लेके आओ। तो ये किसान मजबूरी में अब मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में जाके साहूकार से कर्ज लेता था। और साहूकार भी दिमाग का तेज, वो क्या करता था लोग, है ना, सादा पेपर पर साइन करा लेते थे लोग किसानों से, और उस पर जब जितना मर्जी उतना अपना टैक्स वैक्स वगैरह जितना पैसा जितना जोड़ लेता था लोग कि इतना पैसा लिया, इतना कर्जा लिया है। तो आगे जाके किसान की हालत इतनी खराब हो जाएगी नहीं कि साहूकार का जाल में फंस जाएगा, अंग्रेजों का जाल में फंसेगा, जमींदारों का जाल में फंसेगा, भयानक रूप से ये पूरी तरह से फंसते जाएगा। उसी तब की कहानी इसमें सुनाने की कोशिश किया है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि इस व्यवस्था के लागू होने पर कंपनी सरकार की समस्या थोड़ी दिनों के लिए समाप्त हो गई, लेकिन 1815 से 20 के दिन इस कई इलाकों में वहाँ के लोगों ने इस लगान की व्यवस्था को तय करनी थी, है ना। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय कंपनी के अधिकारों में दो मत था। एक मत यह पक्ष कहता था कि, जबकि दूसरे मत वाले लोग यह कहना था कि इससे सरकार की को नुकसान हो रही है। वो चाहते थे कि सरकार को कुछ वर्षों के बाद लगान राशि को बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखना चाहिए। इसका मानना था कि सरकार का खर्च लगातार बढ़ता जाएगा, और पूरा मतलब क्या था ना कि जो टैक्स था ना वो फिक्स हो गया था स्थायी बंदोबस्त में। इससे लोग कहते थे, अंग्रेज सब अपने में डिस्कस करता था लोग कि इससे हम लोग को नुकसान होगा, कि समय के साथ हम लोग खर्चा बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ाया जाएगा, है कि नहीं है। उसके बाद आएंगे तो देखेंगे ना,
दूसरी ओर अधिकारियों को यह समझ में आने लगा था कि इस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा फायदा जमींदारों को हो रहा है। बोला ना, जमींदार को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। उनके बगैर कुछ किए अच्छा धन नहीं मिल रहा था। इससे अपने विचारों में क्यों ना सीधा किसानों से संपर्क किया जाए। इस विचारधारा के पीछे अंग्रेज अर्थशास्त्री रिकार्डो की सोच का बड़ा हाथ था। मतलब रिकार्डो जो था एक अंग्रेज अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था। वो सोच रहा था कि इसमें जमींदार जो है ना चुट्टा है, सब लूट ले रहा है, सब ढेर। तो दिमाग लगा के वो बोला कि नहीं, कुछ और व्यवस्था ला जाए। आगे आएगा एक और व्यवस्था जिसके बारे में चर्चा किया जाएगा, महलबाड़ी वाला। अब तक कई इलाकों में लगान की व्यवस्था तय करने का समय आ गया था और दूसरे मत वाले लोगों की जीत हुई। मतलब इस बार जो है जो सोच रहे थे कि जमींदारों को हटाया जाए, उस पर बात होने लगा। जो रिकार्डो जो है अर्थशास्त्री हैं, रिकार्डो के अनुसार उनके पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो सन 1821 में प्रकाशित हुआ। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा भैया, है ना। तो किसकी बुक है, तो याद रखिएगा रिकार्डो का। ठीक है, किसका बुक है, रिकार्डो का, जो कि कौन था, एक अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिक्स था। ठीक है। जमींदार खुद उत्पादन के कुछ नहीं करता था। मतलब जमींदार उत्पादन कुछ नहीं करता था, खाली मालिक था, खाली ऑर्डर देता था, ऐसे करो वैसे करो, ऊपर करो का पीट पाट के किसान से खेती कराता था। मजदूर अपना श्रम लगाता था, मतलब मेहनत लगाता था, पैसे लगाता था, सब कुछ करता था। जमींदार खाली अगुआ था सब, मतलब दलाल था सब अंग्रेजों का। सिंपल भाषा में समझो, अपना भोजपुरिया भाषा में दलाल था सब, सिंपल। और दलालवा सबको फायदा ज़्यादा होता था। आज भी देखिएगा तो थाना में बहुत सारे दलाल ऐसे मिल जाएंगे, समझ रहे ना, पुलिस से ज़्यादा दलाल कमा लेता है सब, यहाँ दलाली वहाँ दलाली करके। इसी चक्कर में अपने एरिया के दलाली करने के चक्कर में अपने ही लोग को फंसाते कोई अपने एरिया में पिटा हुआ जाता लोग बढ़िया से दलाल से, समझ रहे ना। तो ऐसे दलाल ढेर है सब, समझे कि ना। तो उसी तरह अंग्रेज के समय में भी दलाल था लोग, उसी का अभी तक वंशज बहुत सारे दलाल बचा हुआ है लोग, जो दलाली करके लोगों को नुकसान पहुंचाते रहते थे लोग। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखेंगे उचित ना, उसको देखेंगे तो उचित तो यह होता था कि ज़मीन के मालिकाना अधिकार समाप्त कर भाषण सारी ज़मीन अपने हाथों में ले और यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है। ठीक है, ले और लोगों को उपलब्ध कराए। मतलब क्या था ना कि अंग्रेज जो है ना अपने हाथों में ले। कहने का मतलब क्या कहता कि ये जमींदारी वाली व्यवस्था हटाइए और पूरी खेत का मालिकाना उसी को बना दीजिए, या तो अंग्रेज अपने हाथों में ले दू को काम करे बस। रिकार्डो के मत के अनुसार बड़े बड़े संपन्न किसानों की आय को वर्तमान समय कर लगाना क्या उचित होगा, सोचो। मतलब वो कह रहा है कि जो टैक्स लगाया जा रहा था तो उस तरह का टैक्स अभी लगाना सही होगा, नहीं सही होगा। अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसने किया, तो टॉमस मुनरो ने किया था। 1820 में लाया था टॉमस मुनरो, है ना, मुनरो लाया था। रैयत बने उसी के शासनकाल में आया था। इस नई व्यवस्था में क्या हुआ था, दक्षिण पश्चिम साइड में, यानी कि साउथ साइड में, है ना, ये दक्षिण हो गया, ये नीचे हो गया दक्षिण, और इस साइड में पश्चिम, यानी इस वाले एरिया में ये व्यवस्था लागू हुई थी। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में किन क्षेत्र में लागू हुआ था, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे आएंगे तो इस व्यवस्था में क्या हुआ था कि सीधे किसानों से संबंध किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अभी बोला ना कि जो रिकॉर्डो बोलता था कि मैंने दलाल के बीच में से हटाओ, सीधे किसान से डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट किसानों से बात किया गया और इसमें टैक्स का जो फिक्स किया गया, और इसमें क्या किया गया, बोला गया कि ये काम करो 50% तुम लोग को, 50% हम दो। इससे क्या हुआ ना, किसानों को भी फायदा और अंग्रेजों को फायदा। देखिए पहले मिलता कितना था, 45% मिलता था अंग्रेज को और 40% मिलता था किसान को, और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम ना, और इसको फायदा भी नहीं होता था, ना अंग्रेज को ना किसान को, दोनों को नुकसान होता था। अब क्या हुआ ना, 50-50 हो गया। इससे किसान को भी ठीक है और अंग्रेज को भी बढ़िया, क्योंकि 45 से 50 हो गया फायदा ये लोग को, अंग्रेज को, और किसान को भी फायदा है कि नहीं है, दोनों तरह से फायदा हो गया। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था तो अस्थायी बंदोबस्त के कंपेयर में बेहतर था। लेकिन कोई भी भू राजस्व अंग्रेजों का सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि बीच में जितनी भी समस्या होती थी, जैसे कि मतलब बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, मतलब फसल बर्बाद हो जाता था ना किसी कारणों से, तो उस समय किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। बहुत मुश्किलों से उनकी ज़िंदगी गुजरती थी, कोई ना मदद करने वाला था, ऊपर से उनको कर्ज पे कर्ज लगाते जाता था। ठीक है, तो 50% ठीक है अस्थायी ये, लेकिन इसको अस्थायी नहीं बनाया गया। बोला गया कि समय के साथ इसमें मॉडिफाई किया जाएगा, चेंजिंग किया जाएगा। 30 वर्षों के बाद लगान की राशि में बदलाव किया जाएगा। मतलब क्या था कि 30 वर्ष के बाद इसमें लगान की राशि जो है चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये फिक्स किया गया। ठीक है ना, और ये किसान जो होंगे ना वो अपने ज़मीन के खुद मालिक होंगे। समझ आ गया। तो ये किधर था, तो ये दक्षिण साइड में और पश्चिम साइड में, इस वाले एरिया में, ये दक्षिण और पश्चिम साइड एरिया में इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। ठीक है, अब आएगा महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था जो था, महल मतलब होता है ना पूरा, महल मतलब बोला जाएगा तो एक गांव मोहल्ला होता है। जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में गांव या गांव के पूरे समूह को महल कहा था। मतलब मान के चलिए कि इस गांव में इतना बड़ा गांव हो गया, यहाँ घर है, यहाँ घर है, जमीन यहाँ है, जमीन यहाँ है, जमीन यहाँ, अलग अलग जगहों में जमीन है। तो अंग्रेज आया क्या, बोला कि पूरे गाँव का हेड कौन है, कौन मुखिया है इस गाँव का, या हेड कौन है इस गाँव का। बोला कि इधर आ तुम, है ना, आपको क्या करते भैया, दे देते हैं इस पूरे गाँव की जमींदारी। हमने जमींदारी के ना कहा जाए
तो बोला जाए कि इस भाई इस एरिया का आपको दे दिया है ना, मालिकाना हक की तरह से, एक तरह से आप क्या कीजिए, यहाँ पर खेती कराइए, खेती करा के यहाँ पूरे गांव भर का टैक्स वसूल को हमको दे दीजिए, समझ ना। या मान के चलो कि एक पूरे मोहल्ला का, समझ ना, एक गाँव के समूह का, है ना। तो उस तरह से व्यवस्था लगाया गया। पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश का पश्चिम साइड का रहा है, यानी उत्तर प्रदेश अगर देखा जाएगा तो इस वाले साइड को बोल रहा है, क्योंकि इस साइड से हरियाणा के बाद पंजाब है। तो यानी इस वाले एरिया में बोला गया कि भैया आप लोग महलवाड़ी व्यवस्था लागू कर दिया जाए। विलियम बेटी के समय में 1833 में ये लागू हुआ था। विलियम बेटी के शासनकाल में ये लागू हुआ था, याद रखिएगा। बेटी के समय में हुआ था महलवाड़ी, मुनरो के समय में हुआ था रैयतवाड़ी, और अस्थायी बंदोबस्त था करमालिक के समय में, ठीक है। तीनों का डेट, तीनों का समय याद रखिएगा। पहला था 1793 के आसपास में, दूसरा था 1820 के आसपास में, और ये 1833 के आसपास में है, ठीक है। तीनों व्यवस्था, ठीक है। उसको देखेंगे तो इसको महलवाड़ी के नाम से जाना गया, जो कि चीज़ें बता दिया। इसमें भी क्या था कि 50% टैक्स शुरू तय किया गया था, और 30 वर्षों में के लिए लागू किया था कि 30 वर्षों के बाद फिर भी इसमें मॉडिफाई करना होगा तो किया जाएगा। जैसे शुरुआत में वो था 10 वर्षों के लिए, लेकिन ये दिनों 30 वर्षों का था। यहाँ एक काम की चीज़ है क्या कि कुल जो, एक मिनट रुकिएगा थोड़ी सी, यहाँ देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी, है ना। तो ये देखेंगे तो जो स्थायी बंदोबस्त था ना, वो 19% ज़मीन पर था। यानी कि मान के चले अंग्रेज जितने भी ज़मीन पर कब्जा किए थे, उसमें 19% जो एरिया था उस पर था स्थायी बंदोबस्त। 29% जो एरिया था वो था महलवाड़ी व्यवस्था, और सबसे ज़्यादा 52% जो एरिया था वो रैयतवाड़ी था। और ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जामों में आते रहता है, तो याद रखिएगा 19% जो ज़मीन था वो था रैयतवाड़ी में, स्थायी बंदोबस्त में। जो शुरुआती में किया गया था वो 19% ज़मीन पर किया गया था, ठीक है। उसके बाद महलवाड़ी आया 29% पर, और रैयतवाड़ी जो था वो था 52% पर, ठीक है। एनसीईआरटी में जब पढ़िएगा तो ये 51% दिया हुआ है, हालांकि वो जब आएगा तो उसको भी बता दूंगा, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पर जो मैं शुरू में कहानी सुना रहा था महाजन का, सेठ महाजन का, है ना, ये इनसे वही सेठ महाजन जो है साहूकार जिनके बारे में बोल रहे थे, यही महाजन या साहूकार थे, और इनसे समस्या बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। महाजन के रूप में एक प्रभावी समूह आगे आया। ये लोगों द्वारा ज़मीन के एवज में धन देते थे, मतलब ज़मीन लेके धन देते, मतलब ज़मीन लेते नहीं थे, एक्चुअली में एग्रीमेंट साइन करा लेते थे, और वही जो है एग्रीमेंट पूरा होता नहीं था, कर्ज पूरा नहीं होता था, इसलिए नहीं पूरा होता था क्योंकि उनका एग्रीमेंट ही उसी तरह बना रहता था, ब्लैंक पेपर पर साइन करा के, और ज़बरदस्ती का उनको एग्रीमेंट वसूलते रहते थे लगान, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पर जिसके कारण किसानों को भयानक प्रॉब्लम होना शुरू होता है, जिससे विद्रोह होगा 1875 में, दक्कन विद्रोह हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में, अहमदाबाद जिले में 1875 में किसानों ने गुस्से में बड़े पैमाने पर उपद्रव हुआ। तो याद रखिएगा 1855 में दक्कन विद्रोह पूछेगा कहाँ, तो महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ भैया? महाराष्ट्र के पुणे और अहमदाबाद जिला में। कब हुआ दक्कन विद्रोह? कब हुआ? 1875 में। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में। कहाँ हुआ था भैया? तो महाराष्ट्र के पुणे और अहमदाबाद जिला में, ठीक है। और ये किसके खिलाफ हो, किस व्यवस्था के खिलाफ हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ में हुआ था, ठीक है। वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, उसके खिलाफ में ये दक्कन विद्रोह हो रहा है, ठीक है। और मेन लोग निशाना किस पे बनाए थे? वहाँ के महाजनों पर, क्योंकि अंग्रेज से छोड़िए, वहाँ के महाजन से तो हालत इन लोगों का ज़्यादा खराब हो गया था किसानों का, ठीक है। आगे ये तो ये क्या कहते, महाजन को पकड़ लिया, पकड़ के लाल बही दस्तावेज था, मतलब जिस दस्तावेजों में, जिस बॉक्स में पेपर रखते थे जहाँ पर इन लोग का एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो एग्रीमेंट वाला पेपर वो दस्तावेज उठाया और उठा के उसको जला दिए, क्योंकि ना रहेगा ना बाँस ना बाजेगा बाँसुरी, ठीक है, समझे ना। उसके बाद आगे आ जाइए। तो दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे और अहमदाबाद जिला में। किसके खिलाफ में हुआ था? महाजनों के खिलाफ में हुआ था, यानी सेठ साहूकार जो महाजन थे उनके खिलाफ में। लाल भाई यानी दस्तावेज जो वाला पेपर था ना, बैग था, उसको जला दिया गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिखा, बंगाल के किसानों को पटसन उगाने के लिए बोला जाता था। असम से चाय, बिहार में नील, सोरा, अफीम, मध्य और पश्चिम भारत में कपास और उत्पादन करने के लिए कहा गया। अंग्रेज जो है ना इन चीज़ों पर खेती कराता था। क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कि पटसन की खेती अंग्रेज किन क्षेत्रों में कराते थे? तो पटसन की खेती होती था बंगाल में। चाय कहाँ से होता था सबसे ज़्यादा? तो आसाम से। नील, सोरा और अफीम कहाँ से उत्पादन होता था? तो बिहार से। मध्य और पश्चिम भारत में देखेंगे, यानी राजस्थान वाला साइड में और छोटे नीचे महाराष्ट्र वगैरह साइड में, तो ये हो जाएगा कपास की खेती, उत्पादन ज़्यादा होता था, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ देखेंगे सभी तरह से नकदी फसलों में अंग्रेज जो है ज़्यादा जोर नील पर देते थे। इसलिए नील पर देते थे, एक्चुअली में क्या था ना कि नील का डिमांड ज़्यादा था। शुरुआती समय में नील के एक्चुअली में 13वीं शताब्दी में नील का डिमांड बहुत ही कम था। बाद में 18वीं शताब्दी में नील का डिमांड जो है भारत में, यूरोप में भारतीय नील का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, क्योंकि भारतीय नील उसका शाइनिंग और लाइटिंग जो था ना बहुत अच्छा था, ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है नगदी फसल।
क्या लिखा भैया, नगदी फसल। नगदी फसल उस फसल को बोलते हैं जिस फसल का मतलब मेन काम रहता है कि इसको बेच के पैसे कमाएगा, लेकिन खाने वाने वाला फसल नहीं होता, बेचने वाला होता है। जैसे गन्ना, नील, तंबाकू, ये सब क्या है, इसको मतलब इसको खाइएगा थोड़ी, कितना खाइएगा, बेचने का पर्पज से आदमी खेती करता है, उसको नगदी फसल बोलते हैं। मतलब जो पैसा सीधे व्यापार के उद्देश्य से जो खेती कर रहे हैं वो नगदी फसल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है नील की खेती में समस्या क्या थी। नील की खेती में बहुत बड़ा समस्या था। समस्या तो आगे भी चैप्टर में आएगा बहुत सारा, है ना। 3 कट्ठिया प्रणाली इसी को कहा गया, ठीक है। इसमें क्या था कि भैया 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना पड़ता था, और वो खेती करना मेन बात नहीं है। समस्या इस बात तक है कि उसमें ज़मीन बर्बाद होता था। दूसरी समस्या क्या थी, नहीं, जब नील की खेती होती थी उसी समय चावल की खेती होती थी, और सारे किसान अपने अपने चावल की खेती में लगे रहते थे। अब जो जमींदार थे, जो सेठ साहूकार थे, जो अंग्रेज़ थे, वो ज़बरदस्ती बोलते थे कि चावल की खेती छोड़, नील की खेती करो, क्योंकि चावल की खेती से उनको कोई फ़ायदा था नहीं, खाने भर अनाज चाहिए था। और वो अंग्रेज़ को अनाज की क्या जरूरत, मार के छीन के पकड़ के किसी से छीन लेता था, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम था, जिसके संदर्भ में, है ना, जिसके संदर्भ में नील दर्पण नामक के नाटक की रचना होती है, जो बंगाली नाटक है ना। इसकी रचना जो है याद रखिए किसने किया था, नील दर्पण की रचना किसने किया था, याद रखिएगा। लेखक का नाम देखेंगे तो यहीं पर जस्ट नीचे लिखा हुआ है, दीनबंधु मित्र, ठीक है। तो याद रखिएगा नील दर्पण किसका लिखा हुआ है, इस नाटक के रचनाकार कौन है, तो दीनबंधु मित्र। 1860 ईस्वी में ये पुस्तक लिखा गया बिना नाम से, क्योंकि अंग्रेजों से डर था कि अंग्रेज अगर इसको देखेगा लोग, है ना, इसके पुस्तक के बारे में जानेगा लोग कौन लिखा है, तो क्या करेगा लोग, पकड़ लेगा लोग। दीनबंधु मित्र जो थे इसकी रचना किए थे, दीनबंधु मित्र, ठीक है, किसका, नील दर्पण का, ठीक है। 1860 में पुस्तक छापा गया था, लेकिन इसमें बे नाम का छापा गया था। और इसमें और चीज़ क्या जानना है कि पुस्तक जो अंग्रेजी में अनुवाद किया माइकल मधुसूदन दत्त, देखो नाम से लग रहा है कि अंग्रेजों के वंशज है, माइकल मधुसूदन दत्त या मिक्स वर्जन है, ठीक है। माइकल मधुसूदन जो थे वो क्या किए, इसको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इससे जो नाटक हुआ था ना, उस नाटक का नील के किसान का जो रोल निभाए थे, यानी नाटक का जो पात्र बने थे वो कौन थे, गुलुक चौधरी, ठीक है। तो गुलुक चौधरी जो थे वो नाटक के पात्र बने, और वो कह रहे हैं क्या कि अब मैं नील की खेती नहीं करूँगा, चाहे मुझे जेल भेज दो या मैं भीख मांग लूँगा। और ये पता है, ये एक मुल्ला थे, वही ये डायलॉग बोले थे, रैली में डायलॉग बोले थे, उसी पर नाटक बना था, ठीक है। उसके बाद से नील किसानों का विद्रोह होना शुरू किया। बंगाल के नील किसानों ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, हर जगह के लोग विद्रोह किए। औरतों ने मतलब बर्तन वगैरह हड़िया सब लेके पीटना शुरू कर दिया लोग। नील के अपने बगान मालिकों को मारना शुरू कर दिया लोग। ज़बरदस्त इनका विद्रोह देखने के लिए मिला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो बिहार में नील की खेती की क्या हाल थी। बिहार में नील की खेती का मुख्य जो क्षेत्र था वो उत्तर बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर जिले में नील की खेती ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो यानी कि चंपारण में और मुजफ्फरपुर में नील की खेती खूब होती थी, ठीक है। भागलपुर और शाहबाद वाले क्षेत्र में भी नील की खेती थोड़ा बहुत होता था, ठीक है। अफीन, पटसन और सोरा ये नगदी जो फसल थे, वर्तमान समय जो अभी गया है वहाँ पर अफीम उत्पादन का तत्कालीन बंगाल प्रांत में 1 नंबर स्थान था। मतलब क्या हुआ कि गया जो जगह था ना, गया जो जिला है, अभी वर्तमान गया जो जिला है, जो सबसे गर्म जिला है ना, बिहार का सबसे गर्म जिला गया जिला है, ठीक है। इस जिला में सबसे ज़्यादा जो है खेती होती थी अफीम की। अफीम का मतलब उत्पादन होता था सबसे भयानक स्तर पर। पूरे बंगाल में अगर कहा जाए कि अफीम के उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, तो ये गया में होता था। पहले बंगाल में ही था सभी क्षेत्र, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ देखेंगे तो ये चीज़ें साफ साफ नहीं लिखी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में पूरी कहानी और ये पूरा पेज दिया हुआ है, उसमें मैं आप सभी को अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ कि नील की खेती जो है 2 प्रकार से होती थी, एक तो जिरात और दूसरा असामी बार। जिरात और असामी बार सिंपल समझिए। जिरात मतलब स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त कैसे था, एक जमींदार व्यवस्था हो गया और वो सब देखते रहेगा। और असामी बार मतलब क्या, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी मतलब कैसे था, रैयतवाड़ी में था कि खुद मालिक रहेगा सब, है कि नहीं, जो कहानी आपको समझ आती है। बस इसमें लिख दिया जिरात मतलब स्थायी और असामी मतलब रैयत, तक कहानी आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 कट्ठिया प्रणाली के बारे में अभी जस्ट बताया कि 3 कट्ठिया जो प्रणाली थी, 3 कट्ठिया प्रणाली वो चंपारण में क्या था भैया, प्रचलित किया गया था 3 कट्ठिया प्रणाली। और जो 1 बीघे में 3 कट्ठे जो नील की खेती करना पड़ते थे। 3 कट्ठिया मतलब होता है ना 20 कट्ठा में, और 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था। इसी को बोला जाता है 3 कट्ठिया प्रणाली। अब 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, याद रखिएगा। और 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, समझ रहे ना। अब 20 धूर की बराबर 1 धूर होता है। उसी तरह ज़मीन वाले भाई लोग जानते होंगे जो किसानों से वाला होंगे। तो बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि की व्यवस्था थी, तो बिहार में थी स्थायी बंदोबस्त। अंग्रेज के आने वाले के समय पहले भूमि का मालिक कौन था, तो राजा खुद मालिक होता था, ठीक है। और किसान खुद मालिक होता था, है ना, ज़मीन का मालिक, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसे माना गया था, रैयतवाड़ी में किसाने को ज़मीन का मालिक माना गया, है ना। अंग्रेजी शासनकाल के द्वारा अपनाई गई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था अपने आय को बढ़ाना, ठीक है।
अब देखेंगे तो महालवाड़ी मिलेगा किसे भैया, महालवाड़ी पंजाब वाले क्षेत्र में लागू था, महालवाड़ी पंजाब वाले क्षेत्र में लगा था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने इस नाटक की रचना किया, ठीक है। नगदी फसल कौन सा हो जाएगा, नगदी फसल जो बिहार वगैरह क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन होता था, जैसे ना देखेंगे तो क्या था, तंबाकू था, सूरा था, उसके बाद से नील की खेती था। स्थायी भूमि व्यवस्था 1793 में कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट, ये था बिहार बोर्ड का। अब अभी तुरंत जो है एनसीईआरटी का आगे शुरू कर देते हैं लोग। ये है एनसीईआरटी का, देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, वही चैप्टर उसमें भी था। और इसमें देखेंगे तो डिटेल से इसमें उससे डाटा ज़्यादा बेहतर दिया हुआ। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है, देखिए ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा इमेज। अब इसको देखिए, यहाँ जूम करके देखेंगे, लिखा हुआ कहा कि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और दीवान ग्रहण करते हुए, तो बिहार और बंगाल की मतलब सिंपल बंगाल की दीवानी ग्रहण करता था, बिहार बंगाल उड़ीसा की। ये 1765 ईस्वी में, जिसको डेट बता चुके हैं 12 अगस्त 1765 में ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो कि यहाँ लिखा होगा, मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी, ठीक है। बंगाल की दीवानी उनको मिल गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ क्या, रॉबर्ट क्लाइव भले ही तंबू में मतलब खड़ा होगा, लेकिन जो चित्रकार जो फोटो बनाया ना, ऐसा बनाया डिजाइन के बड़का माहौल में, इनकी शान और शौकत के साथ इनका मतलब इनको दिया जा रहा है मुगल बादशाह द्वारा। ऐसा कुछ मतलब कहने का मतलब कि ऐसा कुछ था नहीं, उनको छोटा सा किसी भी कमरा में छोटा सा रूम में दे दिया होगा, ये तंबू गाड़ के टेंट वगैरह में दिया गया होगा, लेकिन इस तरह व्यवस्था बनाया गया जैसे कि अंग्रेजों का मतलब वर्चस्व बने, ना कि बड़ी शान शौकत के साथ उनको मिला, ठीक है। आगे आ जाइए। अब ये दीवान नहीं मिल गया ना उनको, दीवान बन गया ये बंगाल का, तो उन्हें क्या मिल गया, आर्थिक मामले के रूप से वो शासक बन गया, मतलब पैसा कमाने का मालिक बन गया। अब जो जितना भी भू राजस्व था सब पर कंट्रोल करना उनके हाथों में आ गया, ठीक है। अब आएंगे तो कंपनी का आमदनी देखेंगे। अब कंपनी क्या हुआ ना कि आमदनी इससे क्या हो गया, बढ़ने लगा। 5 साल के भीतर में क्या हुआ, कंपनी द्वारा खरीदी गई चीज़ों में दुगुना हो गया मुनाफा, ठीक है। मुनाफा इनका 5 साल में दुगुना मुनाफा कर ले। 1765 में से 65 से पहले जो ब्रिटिश जो था सब ना, ब्रिटिश के जितने भी व्यापारी थे वो सोना चांदी से आयात करते थे, पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। लेकिन अब उनका क्या हुआ था, बंगाल से अपना जो टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। अब वो अपने ही पैसे से बिजनेस कर सकते थे, मतलब भारतीय पैसे से भारत के लोगों से बिजनेस कर सकते थे, है ना। इनके पास देखिए दिमाग कितनी तगड़ा थी, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बंगाल और स्थित मुर्शिदाबाद में एक साप्ताहिक हाट लगता था, मतलब ये बाजार जो है ना, यहाँ बाजार देख सकते हैं, ये साप्ताहिक बाजार था। क्वेश्चन पूछेगा कि मुर्शिदाबाद में, बंगाल के स्थित मुर्शिदाबाद में किस तरह का बाजार लगता था, साप्ताहिक बाजार, दिनीय बाजार, मतलब प्रतिदिन वाला बाजार या साप्ताहिक बाजार जो भी है, तो कौन सा लगता था भैया, तो साप्ताहिक हाट लगता था, ठीक है। याद है जी। आगे आते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1770 ईस्वी में एक बार अकाल पड़ा हुआ था बिहार बंगाल साइड में। तो क्वेश्चन पूछेगा बंगाल में निम्न में से किस वर्ष जो है भयंकर अकाल पड़ा था। तो 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा था, जिसमें 1 करोड़ लोग मर गए थे। कितना मर गए थे, 1 करोड़ लोग जो है मौत की नींद सुला दिया गया। जो इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई, यानी 1/3 आबादी समाप्त हो गई। इसका मतलब क्या है, अगर 1 करोड़ है, इसका मतलब क्या, 3 करोड़ आबादी था, ठीक है। तो 3 करोड़ में से 1 करोड़ जो मर गए, 1/3 जो है ना, क्या हो गया, मर गए 1770 ईस्वी में। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल में कब भयंकर अकाल पड़ा था, तो 1770 में। उस समय कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे जी, उसके बाद देखेंगे तो जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया जा रहा था, उस समय कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो वही चीज़ मैं बताया जस्ट, जो एनसीईआरटी में जो बिहार बोर्ड में था कि स्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था, तो कार्नवालिस लागू किया था, ठीक है। किसने लागू किया था, कार्नवालिस था, ठीक है ना। और 1793 ईस्वी में बोला कि आखिरकार कंपनी जो है स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। और स्थायी बंदोबस्त के बारे में बता ही चुके आप लोगों को, ठीक है। इसमें चुकाए जाने वाली राशि जो थी स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, मतलब फिक्स कर दिया गया था कि इतना आपको देना ही था। इसमें समस्या क्या था कि समस्या आपको बताई दी है कि जमींदार वाला कहानी समस्या पूरा आपको सुना दिए हैं, अभी जस्ट सुनाया है कि नहीं है। अब ये महल मतलब वही महलवाड़ी व्यवस्था जो था, यहाँ भी वही लिखा है। महल मतलब क्या होता है, मतलब महल मतलब होता है कि एक गांव या गांव का एक समूह, ठीक है, इसी को महल बोलते हैं, जिसको टैक्स वसूलने का जिम्मेदारी दे दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे महाजन वाला कहानी, कि महाजन वाला कहानी जो सुनाया आप लोगों की, कर्जा लेना पड़ता था महाजनों से, है ना, जो कि व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ था, ठीक है ना। अब नई व्यवस्था जो है, उसके बाद दूसरी नई व्यवस्था लागू है रिकार्डो के अनुसार। रिकार्डो जो वहाँ रिसर्च किया इकोनॉमिस्ट था, और इसमें दिया हुआ है
कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो था, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था लागू हुआ था, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जो लागू हुआ था वो जो पंजाब वगैरह क्षेत्र में था वहाँ तो महालवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। तो महालवाड़ी व्यवस्था में कौन था, तो टॉमस मुनरो था गवर्नर जनरल। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में कभी कभी पूछ देता है कि होल्ट मैकेंजी जो है ना, इस अंग्रेज ने ये व्यवस्था शुरू किया था 1822 ईस्वी में। जो 1821 आप लोग उधर लिखवाया था 1820-21, तो याद रखिएगा 1822 दिया हुआ इसमें, ठीक है। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था था ना, तो गवर्नर पूछेगा तो टॉमस मुनरो हो जाएगा, किस गवर्नर के समय में महालवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ, तो ये टॉमस मुनरो के समय में। लेकिन जो दिमाग दिया था, जो लागू कराया था, वो कौन था, मैकेंजी था। मैकेंजी ने अंग्रेज ने इस नई व्यवस्था के तैयार की 1822 में लागू किया गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ दे कि महालवाड़ी व्यवस्था को जो तैयार किया था, किसने तैयार किया था, तो होल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पूरे गाँव और समूह को दे दिया गया, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे समझते हैं। और इसमें संशोधन करने के लिए समय रखा गया कि भैया, और कितने वर्षों का था ये, 30 वर्षों में संशोधन किया जाएगा, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन बिहार बोर्ड दिया हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसमें जो चीज़ें दी गई इसमें कभी नहीं दिया है, और कोई चीज़ उसमें नहीं दिया गया तो इस वाले एनसीईआरटी में दिया गया, तो दोनों पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आगे आ जाइए, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो वो शुरुआती में स्थायी बंदोबस्त था 10 वर्ष के लिए, और उसके बाद से ये 30 वर्ष के बाद बोला गया कि इसमें मॉडिफाई यानी संशोधन किया जाएगा, है कि नहीं। आगे आ जाइए। अब ये मुनरो की जो व्यवस्था थी, है ना, मुनरो वाली जो व्यवस्था थी, आगे आएंगे उसको देखेंगे। हेक्टर मुनरो वाला जो व्यवस्था था, रैयतवाड़ी वाला, जो उस वाला बुक में भी था, हेक्टर मुनरो द्वारा जो लागू किया गया था, है ना, दक्षिण भारत साइड में, जो कि बोले कि ये दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी साइड में एरिया में लागू हुआ था। इसमें सिर्फ दक्षिण भारत दिया है ना, उसमें पश्चिम दक्षिण दोनों दिया गया था। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था था भैया, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसमें किसानों को सीधे उनको मालिक बना दिया गया, जमींदार जो थे, जमींदारों की परंपरा को हटा दिया गया कि ना हो तो इसमें जमींदार वगैरह, ठीक है। आगे जी, मुनरो का मानना था क्या, मुनरो का क्या मानना था कि अंग्रेजों को मतलब मुनरो का मानना था कि अंग्रेज को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब मुनरो एक तरह से किसान के हित में बात कर रहा था। तो ये स्टेटमेंटें दे दे कि किसने कहा था, किसका मानना था कि पिता के भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, किसका मानना था भैया, तो हेक्टर मुनरो, ये मुनरो का मानना था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर रहा था, ठीक है। अब यूरोप में फसलों को देखेंगे, वही चीज़ें, बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त राज्य प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में गन्ना, ये चीज़ें नहीं दी हुई थी उसमें, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास और मद्रास में चावल की उत्पादन जो है इस पर ज़्यादा ध्यान देता था, ठीक है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी अफीम की नील की खेती पर पूरे जोर दे दिया। मैं बोला था ना, 18वीं शताब्दी में नील की खेती पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, ठीक है, सरकार, ठीक है। आगे आ जाइए। ये जो चित्र जो दिख रहा है ना, दो चित्र जो है काफ़ी फेमस दिख रहा है। एक कलमकारी छापा जो 20वीं सदी में भारत में इसकी ख्याति विकसित हुई, और उसके बाद ये मारिस कॉटन छापा 19वीं सदी में हुआ, ठीक है। अभी दोनों के बारे में यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि, है ना, 5 और 6 जो चित्र है, चित्र 5 और 6 सूती कपड़े के छापे के 2 तस्वीरें दी गई है, जिसमें 5 वाला जो चित्र है, ये तस्वीर भारत के आंध्र प्रदेश में बुनकरों द्वारा बनाई गई है। यानी कि 5 वाला जो चित्र है, जो कलमकारी वाला छपाई है, कलमकारी वाला छपाई जो आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई, याद रखिएगा। और दूसरी तरफ से ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाई गई है। तो विलियम मॉरिस जो है वो कौन सा बनाया भैया, हाँ, तो मॉरिस कॉटन छपाई, तो विलियम मॉरिस कॉटन छपाई, ठीक है। और कलमकारी वाला छपाई जो है, एक तो आंध्र प्रदेश का, दूसरा आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाया गया, ठीक है। दोनों छपाई में समान बात क्या है कि इसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया, क्या भैया, गाढ़े नीले रंग का प्रयोग किया। और ये नीले रंग कहाँ से इस्तेमाल किया गया था, ये नीले रंग कहाँ से आएगा, तो जाहिर सी बात ये नीले रंग उस समय नील की जो खेती होती थी वहीं से प्राप्त हुआ होगा, ऐसा अंदाजा है, ठीक है। आगे आ जाइए। भारतीय नील की मांग क्यों थी। देखो, भारतीय नील जो था ना, एक पहली बात की है, नील के पौधे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, ठीक है। तो नील की खेती कहाँ उगती भैया, उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, ठीक है। दूसरा उसमें देखेंगे तो यूरोपीय कपड़ा उत्पादन में, है ना, जो बैगनी, पहले क्या था ना कि बैगनी और नीले रंग का जो उपयोग होता था वो बोर्ड नामक एक पौधे से निर्यात किया पर निर्भर था। मतलब क्या है, पहले नील की जो खेती नहीं होती थी, मतलब नील की खेती का उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं था यूरोप में भारतीय नील का। तो उस समय उसका विकल्प के रूप में क्या था, तो बोर्ड नामक एक पौधा था जिससे नील की कलर किया जाता या नील की खेती की जाती थी, ठीक है। बोर्ड जो पौधा था वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, यूरोप में ये आसानी से मिल जाता था, ठीक है। इटली में, फ्रांस में देखेंगे तो फ्रांस में और जर्मनी, ब्रिटेन आदि हिस्सों में इसको उगाया जाता था। नील के साथ साथ प्रतिस्पर्धा से यूरोप में बोर्ड उत्पादन अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि नील की आयात पर प्रतिबंध लगाया। मतलब शुरुआत समय में बोला गया कि नील हमको नहीं चाहिए, नील मत दीजिए, लो भारतीय नील नहीं चाहिए, हमको बोर्ड चाहिए, क्योंकि बोर्ड था वहाँ यूरोपीय पौधा, तो बोर्ड इन लोग चाहता था, लेकिन बोर्ड मिले क्योंकि नील आ जाता मार्केट में, तो फिर क्या होता है, इन लोगों का मार्केट डाउन होने लगता। तो बोर्ड जो पौधा था, याद रखिएगा, यूरोप साइड में बोर्ड पौधा था जो शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता था, ठीक है। और जो नील खेती था ना, ये उष्णकटिबंधीय इलाके का पौधा था जो कि
क्योंकि वो उस साइड में नहीं हो सकता था, ठीक है। अब आज ये लेकिन नील में क्या था ना, नील से बहुत ज़्यादा चमकदार नीला रंग मिलता था और साथ ही साथ में बोर्ड से मिलने वाले जो रंग बेजी जो था ना वो फीका था, मतलब बोर्ड से कलर करने पर फीका होता था, और जबकि नील की खेती करने पर, नील की जो से कलर करने पर इससे कलर ज़बरदस्त आता था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। आगे जी यहाँ देखेंगे 1783 से 1789 के बीच में दुनिया में नील के उत्पादन आधा रह गया। मतलब क्या है कि 1783 से लेकर 1789 के बीच में दुनिया का नील का उत्पादन आधा रह गया था। मतलब क्या है कि भारत जो है ना नील में तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू किया गया था और पूरी दुनिया जो नील में धीरे धीरे पीछे हटते जा रहा था। यहाँ देखेंगे तो एक फोटो दिया हुआ इमेज, ये कैरेबियन द्वीप का दिया जहाँ पर अफ्रीकी दासों ने हमला कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, नील के ही भी प्रॉब्लम की वजह से लड़ रहे थे ना। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ 18वीं शताब्दी के दशकों में नील की खेती की तेज़ी से फैलती थी। बंगाल में पैदा हुआ नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया। 1788 में ब्रिटिश जो आयात करते थे नील का, वो भारतीय नील का हिस्सा मात्र 30% था। और वही देखिए 1788 देखिए और 1810 देखिए, पहले 30% ही भारतीय नील जाता था उनको मार्केट में, अब 95% सिर्फ भारतीय नील था। अब समझिए भारतीय नील का वर्चस्व कितना तेज़ी से आगे बढ़ा, ठीक है। आगे जी यहाँ नील की खेती जो है दो तरह से, नीज और रैयतवाड़ी है ना, उसी को आसामी बार उसमें लिखा था, नीज लिखा था है ना, और रैयतवाड़ी और आसामी बारी लिखा हुआ था। यहाँ लिखा हुआ नीज और आसामी बारी, सॉरी ना, तो नीज मतलब पर्सनल बागान मालिक खुद हो जाएगा, और रैयतवाड़ी जैसे कि रैयतवाड़ी मतलब कि पर्सनल मालिक खुद हो जाएगा, और नीज में स्थायी बंदोबस्त की तरह हो जाएगा, ठीक है। वही कहानी यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ आएंगे तो जो कि कैरेबियन वाला बता रहा था कि कैरेबियन द्वीप में है ना फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी गुलाम बनाए हुए थे कैरेबियन द्वीप को, और फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिनियो ने है ना, सेंट डोमिग्यू है ना, डोमिग्यू जो था वो क्षेत्र जो था, उस क्षेत्र में क्या हुआ कि नील के उत्पादन जो शुरू हो रहा था उसमें क्या हुआ, हल्ला होना शुरू हो गया, और बागान मालिकों के खिलाफ में 1791 में याद रखना अफ्रीकी गुलाम ने है ना बगावत पर उतर आई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कैरेबियन द्वीप साइड में है ना अफ्रीकी जो गुलाम थे वो कब बगावत शुरू कर दिए, तो 1791 में शुरू कर दी थी, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि 1792 में फ्रांस में औपनिवेशिक दास प्रथा का अंत हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस में औपनिवेशिक दास प्रथा का अंत कब हुआ भैया, तो औपनिवेशिक दास प्रथा का अंत हुआ था 1792 में। तो औपनिवेशिक मतलब क्या होता है, कई बार बता चुका, उपनिवेश मतलब होता है गुलाम क्षेत्र, ठीक है। तो औपनिवेशिक दास प्रथा का अंत हुआ 1792 में, ठीक है। कहाँ, फ्रांस में, फ्रांस की बात कर रहा है, ठीक है, अपने भारत की बात नहीं कर रहा है। और कैरेबियन द्वीप में नील की खेती इससे क्या हो गया, धीरे धीरे ठप होने लगा, ठीक है। अब हर जगह जो है नील की खेती हो रही है ना ठप हो रही है, तो इससे भारत में क्या हो गया, नील की खेती का वर्चस्व बढ़ने लगा धीरे धीरे, ठीक है। अब नील की खेती की समस्या क्या थी, नील की खेती की समस्या कई बार बता चुका है कि नील की खेती करने पर जमीन बर्बाद हो जाते थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है गुलाम मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो अपने दास मतलब स्वामी का क्या है मतलब चेला बनकर रहा है, जो कहेगा वही करेगा, उनको आज़ादी उनके पास नहीं होती थी, वो मालिक का ही ऑर्डर मानते थे, है कि नहीं। आगे जी एक बीघा नील की खेती करने के लिए 2 बैल की जरूरत, 2 हल की जरूरत थी, है ना, 2 हल की जरूरत थी। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा 1 बीघा नील की खेती करने के लिए कितने हल की जरूरत थी, तो 2 हल की जरूरत थी। इसका मतलब है कि 1000 बीघा करना होगा तो 2000 हलों की जरूरत होगी। 1 बीघा खेती करने में 2 हल चाहिए, तो 1000 बीघा के लिए कितना, 1000 बीघा के लिए 2000 हलों की जरूरत थी, ठीक है। यानी जो बड़े बड़े जिसके पास ज़मीन थे उनको क्या था कि उनको दिक्कत होता था नील की खेती करने में। और 1 बीघा मतलब क्या होता है, ज़मीन का नाप आप सभी बहुत सारे लोग जानते होंगे। और बीघा को किस तरह नापा जाता है, तो उस समय अंग्रेज जो है 1/3 एकड़ कर दिए थे, मतलब एकड़ का 1/3 जो है 1/3 एकड़ क्या हो गया, 1 बीघा, 1/3 एकड़ बराबर 1 बीघा, ठीक है। यानी एकड़ का 1/3 हिस्सा क्या होता है ना, तय कर दिया था 1 बीघा, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कर्जा लेने के लिए रैयत तो अपने कम से कम 25% जमीन को ले। अब क्या होता है ना कि देखिए कितना दिमाग लगाता है अंग्रेजों बोलता है कि या तो है ना नील की खेती करो, नहीं करोगे तो फिर तुमको हटा दिया जाएगा, है ना, दूसरे किसी को जमींदारी दे दिया जाएगा, या किसान से कर रहे लो तो तुम नील की खेती नहीं करोगे तो तुमको परेशान किया जाएगा। अब वो किसान नील की खेती करते थे तो उनको समस्या उत्पन्न होती थी, क्योंकि नील में बहुत सारी समस्या थी, जमीन बंजर होता था, है ना, दूसरा खेती पर ध्यान नहीं दे पाते थे, धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जाती थी। अब क्या होता था ना, अब वो जाते थे महाजनों के पास कर्जा लेने के लिए कि हमारे खाने के लिए पैसा नहीं है, दे दीजिए पैसा, ठीक है। महाजन क्या करता था, बोलते ठीक है थोड़ा पैसे देंगे, 1 लाख अगर पैसे दे रहे हैं ना, मान के चलो कि तुमको 1 लाख पैसा दे रहा है तो उसका 25 जितना भी पैसे देंगे उसका 25% तुम इस पैसा का उपयोग किसकी खेती में करोगे, नील की खेती में करोगे। समझिए कितना दिमाग लगाया था अंग्रेजों, ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। क्वेश्चन पूछेगा भारत में नील की कटाई जो है निम्न में से कौन करता है, तो महिला पुरुष दोनों एक साथ, या ज़्यादातर पुरुष, है ना, या कम पुरुष, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन याद रखिए पुरुष जो है ज़्यादा खेती करते थे, ठीक है।
अगले पेज में आएंगे, देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये पूरी कहानी जो बोला कि उस पेज में जो है साफ साफ नहीं दिख रहा था, वही पेज यहाँ दिया हुआ। अब यहाँ इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ का रहना कि नील की खेती के लिए किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ता था। सबसे पहले क्या था ना कि 3-4 कुंडे की जरूरत पड़ती थी। 3-4 कुंडा मतलब होता है, मान के चलिए कि बढ़िया बड़ा बड़ा हंडा था, हंडी के मतलब बड़ा बड़ा बर्तन टाइप का था, ठीक है ना, या कुआं टाइप का छोटा छोटा जो कि दीवार वाला कुआं बना हुआ था, कुंडा उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 3-4 कुंडे की जरूरत थी। अब ये 3-4 कुंडों से में काम किया होता था। एक में पत्ता को तोड़ कर डाल दिया जाता था और उस दूसरे उसके बाद क्या कर देता उस, और पहले से उसमें क्या करता, गर्म पानी खोला कर रखा जाता था, ठीक है ना। एक में क्या करेंगे भैया ना, नील के पौधे को कारखाने में स्थित थे हौद बना, तो उसी को वैट्स बोला जाता है। वैट्स मतलब क्या होता है, हौद, ठीक है। हौदा मतलब बड़का बड़का हौदा टाइप के, ठीक है, जो ना जैसे ये हौदा दिख रहा है आप लोगों को, ये बड़का बड़का हौदा, इसी टाइप का हौदा बना हुआ था, ठीक है। अब इस हौदे में क्या किए भैया, पहले पानी खोला दिए, पानी खोला के उसमें पत्ती को डाल दिए, पत्तियाँ डाल के ना पत्ती डाल के किया पूरी तरह से खोला दिए, खूब देर तक खोलाए, घंटों तक उसको डुबाया गया। और उसको खोलाने के बाद क्या किया, जब उसमें से किण्वन या गाद टाइप का निकलने लगा, ठीक है, हौद में क्या हो गया, किण्वन बन गया, यानी किण्वन मतलब गाद टाइप का बनने लगा। तो उसको क्या किया, उसमें से जो पानी था, लिक्विड था, मैंने पत्ता जो खोल गया तो कलर छोड़ दे, कलर छोड़ के वो अलग कलर का बनने लगेगा। उसको क्या किया, उस पनिया में क्या किए, उस पनिया को दूसरे बर्तन में ढार लिए, निकाल लिए, पत्ती को अलग कर लिए और पानी को दूसरे हौद में क्या किए, छान लिए गया। अब छानने के बाद क्या किया गया, दूसरे हौद में इस घोल को लगातार हिलाया गया और पैडल से ये देखिए पैडल लेके खड़ा है, ठीक है, पैडल से लगातार इसको हिलाया गया। हिलाने के बाद पैडल में खूब हिलाते हिलाते क्या हुआ कि उसमें कलर छोड़ने लगा, और कलर छोड़ने के बाद ये एक कलरफुल द्रव्य बन गया। और उसको बाद में क्या किया गया ना, लुगदी बना के उसको सुखा के ना, लुगदी बना के ना क्या किया गया, उसको निचोड़ के बिक्री के लिए लुगदी बना के क्या गया, उसको निचोड़ के रख लिया गया और बक्सों में पैक करके उसमें मुहर लगा देते थे लोग, ताकि मतलब पता चले कि किस एरिया का है, ठीक है, समझ गए ना। इस तरह नील के जो है ज़बरदस्त खेती होती थी। यहाँ देखेंगे तो जो पैडल लेके खड़ा रहता था इंसान, उसको हिलाने के लिए, याद रखिएगा, यहाँ मजदूरों के 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक उस कमर तक के भरे नील के घड़े में खड़े रहकर ये मतलब करना पड़ता था। मतलब 8 घंटा तक ये हौद हो गया, इसमें खड़ा हो जाता था लोग। और मान के चलिए कि ये जो खड़ा है, इसको ये हौद में मान के चलिए खड़ा है, ठीक है, और इसी में हौद में क्या करेगा, ये 8 घंटा तक खड़ा रहेगा और पूरे हिलाते रहेगा इसको, जब तक आप समझिए पानी में घुस के नील के पानी में देह पूरा सड़ा जाता होगा, है कि नहीं है, काम करते करते। इस तरह ज़बरदस्ती खेती होता था। अब ये नील विद्रोह के बारे में बताया। नील विद्रोह तो शुरुआत में नील दर्पण के जो कहानी लिखे हुए थे, जो कि जो दीनबंधु मित्र द्वारा, जिसके बारे में पूरा डिटेल में उसमें SCRT में आपको बता ही दिया है कि नहीं। यहाँ देखेंगे तो नील विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी, मार्च 1859 ईस्वी में। जो कहानी जो सुना है नील विद्रोह जो है, जिसमें औरतों ने बर्तन वगैरह लेकर कूद पड़ी और बगान के मालिकों को पकड़ कर भर बन पिटी, ठीक है। तो क्या लिखा है, बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली किए जाने वाले गुमस्ता एजेंट की पिटाई हुई। तो याद रखिएगा, जो पूरे मालिक का, जो पूरे बगान का जो मालिक था, एक लोग का व्यवस्था रखा था कि तू जाके पैसा इकट्ठा करके लेकर आना, उसको बोला जाता था गुमस्ता। मतलब मकान मालिकों के जो वसूली करने वाला जो गैंग था, वसूली करने वाला जो था, वसूली भाई जो थे, उनको गुमस्ता बोला जाता था, समझ रहे, यानी एजेंट बोला जाता था, ठीक है। तो एजेंट का भरकस पिटाई हुआ, इतना पिटाई हुआ और लोग विद्रोह करने लगे। 1857 का विद्रोह अंग्रेज देखे हुए थे, इसीलिए 59 वाली जो कहानी थी वो डर गए थे कि 1857 की जब कहानी बताएंगे तो उसमें भयंकर मार हुआ था, अंग्रेजों को बहुत भयानक हानि हुआ था। तो इसीलिए जब भी विद्रोह होता था ना, तो वो शांति से उसको चाहते थे निपटा देने के लिए, ठीक है। अब निपटाना शुरू कर दिए। यहाँ देखेंगे है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1917 में गांधी जी आएंगे चंपारण में, चंपारण विद्रोह करेंगे। ये चीज़ आगे भी आएगा, उसको डिटेल समझा जाएगा, बस इतना रहेगा। चंपारण विद्रोह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। किसने किया था, गांधी जी ने किया था। कहाँ किए थे, बिहार के चंपारण में किए, वहीं शुरू किए थे। कौन बुला के लेकर आया था बिहार में, तो बिहार में बुला के उनको लेकर आए थे राजकुमार शुक्ला जी, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जी से गांधी जी कहाँ भेंट हुआ, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, वहाँ उनका भेंट हुआ था। सारी चीज़ें आएगी, सब चीज़ बात किया जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि चंद्रपुर के थाना हरदी में एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला, देख रहे हैं हाजी मुल्ला, इन्हीं हाजी मुल्ला का तो नाटक किया गया था जो गुलूक चौधरी पत्र किए थे। हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1860 ईस्वी में नील आयोग के सदस्यों से बात की, ठीक है। 5 जून 1860 में बात हो रही है और इसमें हाजी मुल्ला कह रहे, कहा कि मैं जो है नील की खेती नहीं करूँगा, नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा और भीख मांग लूँगा, लेकिन परंतु नील खेती नहीं करूँगा। यही चीज़ हुआ। डायलॉग को मारते कौन, वहाँ मारते हैं डायलॉग जो गुलूक चौधरी इसका रोल निभाते थे। मैं बोला था नहीं, वो रोल जो है किसी मुल्ला साहब थे, हाजी मुल्ला, उन्हीं को थे। कहाँ कहते भैया, चांदपुर थाना का हरदी के क्षेत्र के नील काश्तकारी हाजी मुल्ला था, ठीक है। मंगलवार 5 जून 1860 ईस्वी में ये उनसे बात होती है सदस्यों से, ठीक है।
आगे जी वेस्ट इंडीज़ का जो कहानी था, वेस्ट इंडीज़ में दो जिस क्षेत्र में वहाँ पर कैरेबियन जो जीप था वहाँ उस एरिया में वहाँ का लोग जो है हल्ला करना शुरू किए थे और बागान मालिकों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किए और उनको पिटना शुरू किए। उसी चीज़ की कहानी दिया है। यहाँ देखेंगे तो मिलान करने दिया है। रैयतवाड़ी किससे मिलान होगा? रैयत जो है, रैयत क्या था? रैयतों की ज़मीन पर खेती था। रैयती कौन थे? तो किसान थे। महल मतलब क्या होता है? गाँव या गाँव के समूह। निज मतलब बागान मालिक खुद उसका मालिक हो, ठीक है, ये हो गया। और ये रहा 3-4 खाली जगह। इस कोशिश की जगह इसको बढ़ने के लिए, जैसे कि इसमें क्या दिया, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। तो ये चीज़ें कोई खास नहीं है, आप इसको चाहेंगे तो कमेंट कर लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, जरूर बता दूंगा अगले चैप्टर से पहले। तो दोनों चैप्टर किस तरह का आपको लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि वीडियो कैसे लग रहा है। और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। और इसका PDF चाहिए होगा आप लोग को, तो आप लोग टेलीग्राम जानते हैं, ए बड़ा और ALAM, है ना, बाकी सारे छोटे रहेंगे, ये सिर्फ बड़ा रहेगा। और आलम SIR आलम सर 555। हालांकि अगर आपसे नहीं खुलेगा तो मैं इसको लिंक जो है टेलीग्राम, ये जो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट कर दूंगा, उसमें पिन कर दूंगा, आपको दिख जाएगा ऊपर में ही, कमेंट बॉक्स के ऊपर में ही दिख जाएगा इसका टेलीग्राम का लिंक। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जाकर सारे PDF जो है आप उसमें जो PDF में जो 8 क्लास का मैं अपलोड कर चुका हूँ, 6 क्लास का अपलोड कर चुका हूँ, 9 क्लास का बहुत सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, 10th क्लास का धीरे धीरे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, और बहुत सारे MCQ का भी अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। सारे PDF जो है एक एक करके अपलोड कर दूंगा। और आप सभी को घबराना नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि 1 हफ्ते के अंदर में सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएगा। थोड़ी सी समस्या थी मेरे साथ, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो में लेट हुआ था, ठीक है ना। पुराने वीडियो जितने भी थे पहले से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आने वाले समय में उसको अपलोड कर सकूँ, उसी को मैं अपलोड करते रहता था। अब जो है लगातार वीडियो आएगा, है ना, तो आप सभी की चिंता की जरूरत नहीं है। सारे क्लास जो है समय पर पूरा हो जाएंगे। 10 मई बोला हूँ, 10 मई से पहले ही कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद आपके हाथ में 1 महीने टाइम रहेगा, जिस 1 महीने में MCQ क्वेश्चन लगभग जो है हर एक सब्जेक्ट का 1,000 2,000 MCQ क्वेश्चन कराया जाएगा। और GS पर्सन जो है उसका मोटा मोटी मैं बता दूंगा कि करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है, और सबका MCQ शुरू कर दूंगा। जैसे करंट अफेयर का MCQ 8 जो है उसमें बन जाएगा। मैथ का बता दूंगा कि ये टॉपिक जो पढ़ लिया जाए तो मोस्टली मैथ में से 8 में से 4 या 5 आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंस का जो पर्सन है उसका MCQ क्वेश्चन कराया जाएगा, है ना। साइंस का जो है SPD साइंस से पढ़ा जाएगा ना, तो बेहतर है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बहुत पहले एक बार वीडियो बनाया था, SPD साइंस का बहुत बेहतरीन बुक है, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और 8 जो क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का और 8 क्वेश्चन रहेगा ज्योग्राफी का। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पढ़ रहा है इसी से कंप्लीट हो जाएगा। और ये 2-3% हुआ, इसका भी MCQ क्वेश्चन बहुत जल्द आएगा। 10 मई के बाद सिर्फ MCQ सेशन चलेगा। बिहार का भी देखो, बिहार का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व इतिहास, ज्योग्राफी में ना सारे ज्योग्राफी चलेगा और PRT का चलेगा। सबका MCQ क्वेश्चन लगातार धुआंधार चलते रहेगा, जिससे क्या है कि आने वाले समय तक 5000 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन कर लिया जाएगा। इससे हम लोग एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा और आप सभी ना एग्जाम में जाके बेहतर तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।